हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, कैपिटल गेन में हमारी एग्जम्पशंस रह गई थी, तो इस लेक्चर में हम लोग एग्जम्पशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जम्पशंस कवर करेंगे। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आईसीएसआई की लेटेस्ट अपडेटेड बुक है फॉर जून 2020 एंड दिसंबर 2020। ठीक है, तो हम इस बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर आना है, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% पेपर बुक से ही आएगा, तो हमें इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हम कवर करने जा रहे हैं एग्जम्पशंस वो सारी हैं, ऐसा भी नहीं है हर एग्जम्पशन को हम बहुत डीप में कवर करेंगे, लेकिन हम आपकी बुक का एक एक पेज एक एक लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है एक तो सेक्शन 10 क्लोज 37। सेक्शन 10 आपको याद होगा, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, राइट, चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा हुआ है सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 का 37, और फिर दे रखा है कि सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G एंड 54H। तो ये सारे सेक्शंस यहाँ पर कवर किए हुए हैं, और आई थिंक 112 भी कवर किया हो, तो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1037 से। यहाँ पर तो बड़ा थोड़ा सा दिया हुआ आपकी बुक में से, तो कि दिस सेक्शन एग्जम्प्ट्स द कैपिटल गेन अराइजिंग टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। राइट, कब? कहता ओनली इफ सच लैंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 years बाय सच इंडिविजुअल और अ पेरेंट ऑफ सच इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि एक्चुअल में सेक्शन कह क्या रहा है। आ जाइए। हाँ जी, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। सबसे पहली चीज, किस चीज का यहाँ पर एग्जम्पशन दिया जा रहा है? कहता है जी कैपिटल गेन का। कब दिया जा रहा है? जब कंपल्सरी एक्वायर की जाएगी। क्या एक्वायर की जाएगी? कौन सी एसेट एक्वायर की जाएगी? कहता है जी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का मतलब वो जो कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। जब हमने कैपिटल गेन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो सेक्शन 214 के अंदर हम लोगों ने कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके अंदर अगर आपको याद हो, बट डज नॉट इंक्लूड, और वहाँ पर हमें दिया हुआ था थर्ड पॉइंट के ऊपर कि एग्रीकल्चरल लैंड। राइट, तो ये बेसिकली कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहा है? जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही, मतलब अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की बात की जा रही है इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 1037 में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की बात की जा रही है। ठीक है, तो जी क्या कह रहा है ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि मान के चलिए मेरे पास एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, मान के चलिए दिल्ली के अंदर थी, वो अर्बन एरिया के अंदर। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बाउंड्रीज के अंदर थी। अब जी वहाँ से गवर्नमेंट को लेट से रोड बनानी है, या रेलवे के लिए वो लैंड चाहिए गवर्नमेंट को, या लेट से मेट्रो निकालनी है वहाँ से गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उस लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को मेरी कंपल्सरली एक्वायर कर रही है। कंपल्सरली एक्वायर करने का मतलब जहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं है कि मैं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। गवर्नमेंट मेरी लैंड एक्वायर कर लेगी और उसके बदले मुझे कंपनसेशन दे देगी। ठीक है, अगर मैं कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आई कैन गो टू द कोर्ट, और वहाँ पर हो सकता है मेरे कंपनसेशन को एनहेंस किया जाए, या हो सकता है नहीं किया जाए। ठीक है, तो जी जो वो लैंड गवर्नमेंट के पास जा रही है और बदले में मुझे कंपनसेशन मिल रहा है, तो मतलब बदले में कुछ तो कंसिडरेशन मिल रही है ना मुझे। राइट, तो मान के चलिए मेरी उस लैंड की कीमत थी आफ्टर इंडेक्सेशन, आफ्टर एवरीथिंग, मेरे लैंड की कीमत थी 10 लाख रुपीज़, और मुझे कंपनसेशन मिला है लेट से 40 लाख रुपीज़ का। तो 30 लाख रुपीज़ क्या है? कैपिटल गेन ही तो है। तो इसकी एग्जम्पशन की बात की जा रही है कि इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कब? तो जी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को याद रखना है आपको, बड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंपल्सरी एक्विजिशन की बात कर रहे हैं।
ट्रांसफ़र तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास हो ही जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं कर रहे हैं। फिर जी एग्जम्पशन किसको मिलने वाली है, कहता है जी सिर्फ इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। तो सेक्शन 1037 में एग्जम्पशन किसको मिलने वाली है, सिर्फ इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। तो ये आपका एक एमसीक्यू है, ठीक है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड सेक्शन है, ये आपका एक एमसीक्यू है। कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में हमें कंसेशन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगी, ये आपका एक एमसीक्यू है। मतलब अगर मैं अपनी मर्जी से किसी और को सेल करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ, तो फिर मुझे ये एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली, ठीक। कहता है जी लैंड शैल बी एग्रीकल्चरल, मतलब अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, और किस केस में एग्जम्पशन मिलेगी, इफ़ सच लैंड इज़ एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो वो हम सेक्शन 214 के अंदर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन ही डिस्कस की थी हमने, राइट। फिर जी सच लैंड वॉज यूज्ड, अच्छा मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस लैंड को एक्चुअल में एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहा था, मैं गरीब किसान हूँ और एक्चुअल में इसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहा था। और वो कब प्रूव हो पाएगा, कहता है जी सच लैंड वॉज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस कम से कम 2 साल पहले बाय सच इंडिविजुअल या एचयूएफ या पेरेंट्स ऑफ सच इंडिविजुअल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो जी जो यहाँ पर मेरी लैंड को कंपल्सरी एक्वायर किया गया उससे 2 साल पहले का पीरियड देख रहे हैं, पिछले 2 साल से मैं उस लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहा था, राइट। सच ट्रांसफ़र इज बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। और कंपनसेशन जो भी मिलेगा वो एसएससी को मिल रहा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंपनसेशन इस डेट से पहले मिला हुआ है, मतलब कभी भी पहले अप टू 31 मार्च 2004 तक कोई भी कंपनसेशन मिला हुआ है, ओरिजिनल कंपनसेशन, तो भैया उस नाम की कोई आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली, उस नाम की कोई आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली। तो वेयर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कंपनसेशन इज रिसीव्ड बिफोर 1 अप्रैल 2004 द एग्जम्पशन कैन नॉट बी एंटरटेन्ड, देयरफॉर एंटायर अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल कंपनसेशन शैल बी रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004, ठीक है। हाँ, अगर मान के चलिए आपको ओरिजिनल कंपनसेशन पहले मिला हुआ है 1 अप्रैल 2004 से पहले, और फिर आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भैया आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंपनसेशन, कोर्ट ने आपका कंपनसेशन एनहेंस कर दिया। तो इनिशियली आपको 40 लाख रुपीज़ मिले थे, बाद में कोर्ट ने आपका कंपनसेशन एनहेंस कर दिया, आपको 10 लाख रुपए और मिले। तो भैया इस वाले कंपनसेशन के नाम की तो कोई आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये इस डेट से पहले मिला हुआ है। हाँ, जो एनहेंस कंपनसेशन है उसके नाम की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंदर। However, where the original compensation, entire part or any part is received before 1/4/2004 and enhanced compensation is received after 1/4/2004, then exemption under this section can be claimed with respect of enhanced compensation. क्लियर है जी। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या दिमाग में रखना है भैया, कौन से सेक्शन में, सबसे पहली बात तो एसएससी कौन है जिसे एग्जम्पशन मिलेगी, राइट। तो हु कैन क्लेम द एग्जम्पशन, जैसे इस सेक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को कंपनसेशन एग्जम्पशन मिलेगी और किसी भी एसएससी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ कहते हैं जो कौन सी एसेट है जिसके ट्रांसफ़र होने पर जो कैपिटल गेन मिलने वाला है वो एग्जम्प्ट होने वाला है। तो इस सेक्शन के अंदर कौन सी एसेट है, कहता है जी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तीसरी चीज़ कि जो कैपिटल गेन मिलेगा उसकी कोई डेट दे रखी है भाई, कब तक आपकी ट्रांसफ़र हो गई है या कब आपको मिला है, कब नहीं मिला है। चौथी चीज़ कोई कंडीशन है, जैसे यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है कि भैया एग्जम्पशन सिर्फ तभी मिलेगी जब वो एग्रीकल्चरल लैंड पिछले 2 साल से एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ की जा रही थी, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पैसा मिला है क्या उसको कहीं इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कितने टाइम के अंदर इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ भी आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखनी है। आज ये जी अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 54। तो जी आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ था ये सेक्शन 1037 ये हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन 54। सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है
बाय फाइनेंस एक्ट 2019 और वो अमेंडमेंट इफेक्टिव है 1/4/2020 से। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन 54 इंपॉर्टेंट है। आ जाइए जी, सेक्शन 54 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 54 बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है जी मान के चलिए मेरे पास एक रेजिडेंशियल हाउस है। रेजिडेंशियल हाउस मतलब जो रहने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, राइट, और उस घर को बेचा जा रहा है। तो जी मेरे पास जो रेजिडेंशियल हाउस था, लेट्स से वो टोटल उसकी कॉस्ट आफ्टर इंडेक्सेशन आफ्टर एवरीथिंग टोटल उसकी कॉस्ट थी लेट्स से 10 लाख रुपीज़, और मैंने वो बेचा लेट्स से 1 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, तो मुझे कैपिटल गेन कितना हो गया? 90 लाख। अब जी गवर्नमेंट यहाँ पर ये देखना चाहती है आपने जो अपना रेजिडेंशियल हाउस बेचा है वो प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचा है, या फिर जहाँ पर आप रह रहे थे वो रेजिडेंशियल हाउस के अंदर वहाँ पर किसी वजह से आप अब नहीं रह सकते। मे बी आपकी जॉब चेंज हो गई है, जॉब की लोकेशन चेंज हो गई है, मे बी बच्चों को पढ़ाने के लिए आप दूसरे शहर में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, राइट। तो एक तो वजह होती है कि जी पैसे अच्छे मिल रहे थे तो हमने बेच दिया, तो मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करने का। दूसरी वजह होती है जी हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बेचा, बल्कि इस घर में फ़िलहाल हम नहीं रह पा रहे थे, हमें किसी वजह से दूसरा घर परचेज करना पड़ रहा है, इसलिए हम अपना पुराना घर बेच रहे हैं। तो जी अगर आपको दूसरा घर परचेज करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एग्जम्पशन मिलने वाली है, आपका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करने का नहीं था। तो जी ये कैसे पता चलेगा कि आपका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करने का था या नहीं था? कहता है जी आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि आप जो अपनी ओरिजिनल एसेट को सेल कर रहे हैं, ओरिजिनल एसेट मतलब जो अपना रेजिडेंशियल हाउस आप सेल कर रहे हैं, उस सेल करने के बाद इतने टाइम के अंदर अंदर आप अगर नया हाउस ले रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करने का नहीं था, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है, अगेन सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या याद रखनी है कि भैया किससे एग्जम्पशन मिल सकती है सेक्शन के अंदर? कहता है जी इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब किसी और एसएससी को एग्जम्पशन नहीं मिल सकती, क्योंकि भैया रहेगा तो सिर्फ इंसान ही, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये लोग तो कहीं रह नहीं सकते, तो रहेगा तो इंसान ही। तो एग्जम्पशन किसको मिल रही है इस सेक्शन के अंदर? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। ठीक है जी, फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी एसेट को ट्रांसफ़र करने की वजह से एग्जम्पशन मिल रही है? कहता है जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को। ठीक है, क्या यहाँ कोई कंपलसरी एक्विजिशन वाला चक्कर है? कहता नहीं जी, कोई कंपलसरी एक्विजिशन वाला चक्कर नहीं है। एसएससी अपनी मर्जी से अपना रेजिडेंशियल हाउस सेल कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो जी वेयर इन केस ऑफ एन एसएससी बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ द कैपिटल गेन अराइजेज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसका मतलब अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस शॉर्ट टर्म है अभी, तो क्या एग्जम्पशन मिलने वाली है? कहता नहीं जी, लॉन्ग टर्म है जो रेजिडेंशियल हाउस, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तभी आपको ये एग्जम्पशन मिलने वाली है। ठीक है, बीइंग द बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। तो जी ये मेरा घर था और घर के आगे बगीचा भी बना रखा था छोटा सा, तो ये क्या होगा? लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। और इसका क्या मतलब होता है वो हम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एंड बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस द इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एक रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और के नाम पर। वो रेजिडेंशियल हाउस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। वो जो रेजिडेंशियल हाउस है उसकी जो इनकम है दैट इज़ सब्जेक्ट टू चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब उस हाउस से किसी भी तरह ऐसी इनकम जनरेट नहीं हो रही विच इज़ चार्जेबल अंडर द हेड पीजीपी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के प्योर रेजिडेंशियल हाउस की बात की जा रही है। कहता है एंड पुराना घर बेच के, एंड द एसएससी हैज विद इन अ पीरियड 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर दैट डेट कंस्ट्रक्टेड। तो जी इन्होंने कहा कि मान के चलिए आपने घर यहाँ पर बेचा हो, ठीक, या तो आपका पहले से ही इरादा था नया घर कंस्ट्रक्ट करने का कि जी नए घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी आपकी लगभग विद इन 1 year,
आप नया घर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन करना आप शुरू कर चुके थे इस ड्यूरेशन में कभी भी, और जब एक लेवल तक कंस्ट्रक्ट हो गया तो आपने सोचा जी पुराना घर बेच देते हैं क्योंकि अब नए घर में शिफ्ट होना है। कहता है वैलिड पॉइंट है, हम मान के चलेंगे आप अपना घर इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी नया घर बनाना शुरू कर चुके थे। कहता है नहीं भी आपने बनाना शुरू किया था या नहीं भी परचेज किया था तो मान के चलते हैं जी, कहता है विदिन 2 ईयर्स, जो आपका पुराना घर है वो बेचने के 2 साल के अंदर अंदर आप नया घर परचेज कर रहे हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम बनाया गया दिस इज फॉर परचेजिंग, आप नया घर परचेज कर रहे हैं तो मान के चला जाएगा पुराना घर इसलिए बेच रहे हैं ताकि आप नया घर परचेज कर सके, प्रॉफिट जनरेट करने का मोटिव नहीं है। कहता है परचेज नहीं कर रहे, अपना खुद का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो 1 साल और आपको टाइम दिया जाता है, 3 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 1 साल और टाइम दिया जाता है, 3 ईयर्स दिए जाते हैं। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो मान के चला जाएगा भैया पुराना घर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बेचा था, बल्कि पुराना बेचकर नए में जाना था इसलिए आपने पुराना घर बेचा था। ठीक है, तो कहता है एसएससी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस परचेज्ड और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर दैट डेट कंस्ट्रक्टेड। तो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो 3 साल तक का टाइम दे दिया क्योंकि कंस्ट्रक्शन कराने में ज़्यादा टाइम लगता है। बना बनाया परचेज कर रहे हैं तो कहता है जी जब आपने बेचा उससे 1 साल पहले परचेज किया या 2 साल के अंदर अंदर परचेज किया बेचने के बाद। ठीक है, 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया। अब जी यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है, पहले तो यही था कि आप पुराना घर बेचकर नया ले रहे हैं, ठीक, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पर अमेंडमेंट क्या है, कहता है अगर आपका कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज़ है, आपका कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज़ है, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए जो मेरी ओल्ड रेजिडेंशियल हाउस था मेरा वो था 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है, उसकी कॉस्ट विद इंडेक्सेशन वगैरह सब कुछ मिला के, और मैं इसे बेच रहा हूँ 10 लाख नहीं, इसे थोड़ा सा अमीरों वाला काम कर देते हैं, 10 करोड़ कर देते हैं। अब मैं इसे बेच रहा हूँ 20 करोड़ रुपीज़ का, तो मेरा कैपिटल गेन कितना जनरेट हुआ, 10 करोड़ रुपीज़ का। तो मतलब यहां पर कैपिटल गेन इज एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़, एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो इस केस में जो मैं एक रेजिडेंशियल हाउस परचेज करूँ नए वाला, पुराना बेच के नए वाला 1 रेजिडेंशियल हाउस जो परचेज करूँगा, सिर्फ उसी से रिलेटेड एग्जम्पशन मिलेगी, सिर्फ उसी से रिलेटेड एग्जम्पशन मिलेगी। तो जी मान के चलते हैं कि मैंने जो नए वाला घर परचेज किया वो परचेज किया 15 करोड़ रुपए का, नए वाला घर जो मैंने परचेज किया 15 करोड़ रुपए का, राइट। तो सिर्फ एक ही घर से रिलेटेड एग्जम्पशन मिलने वाली है। लेकिन कहता है जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब मान के चलिए घर था 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट और वो बेचा गया 2 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पर कैपिटल गेन कितना है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए का, तो नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़। नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़, राइट। तो कहता है जो छोटे लोग हैं उनको और थोड़ा सा रियायत दी जाती है, वो अगर इतने सारे पैसों का एक ही घर नहीं परचेज करना चाहते तो वो 2 घर परचेज कर सकते हैं। तो लेट से एक 80 लाख का परचेज कर लिया, एक 70 लाख का परचेज कर लिया, इस तरह 2 घर परचेज कर सकते हैं। और ये जो 2 घर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस टोटल इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी जो कैपिटल गेन है वो एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़ है, वहाँ सिर्फ एक ही घर से रिलेटेड एग्जम्पशन मिलेगी। मतलब घर बेचने के बाद जो एक और नया घर परचेज किया सिर्फ उस नए घर से रिलेटेड एग्जम्पशन मिलेगी। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है या मैक्सिमम 2 करोड़ है, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़ है, तो फिर 2 घर भी परचेज कर सकते हैं और दोनों से रिलेटेड हम एग्जम्पशन ले सकते हैं, दोनों से रिलेटेड हम एग्जम्पशन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात आप ये देखिए,
कहता है इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कितना था, 10 करोड़ रुपीज़। नया घर कितने का परचेज किया, 15 करोड़ रुपए का। तो जितना कैपिटल गेन था उससे ज़्यादा हमने दोबारा रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया। जितना कैपिटल गेन था उससे ज़्यादा मैंने दोबारा रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया। कहता है सारा का सारा कंप्लीट कैपिटल गेन इज़ एग्जम्प्टेड। कंप्लीट कैपिटल गेन इज़ एग्जम्प्टेड। तो आपको दिमाग में ये याद रखना है कि 2 करोड़ से ज़्यादा है कैपिटल गेन या 2 करोड़ और उससे कम है कैपिटल गेन। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो सिर्फ एक घर के रिस्पेक्ट में ही हमें एग्जम्पशन मिलने वाली है। ठीक, अगर मैं ऐसे करता, मान के चलिए 15 करोड़ का एक घर परचेज करने की बजाय मैं कहता जी मैं 8 करोड़ का एक घर परचेज कर रहा हूँ और 8 करोड़ का एक घर परचेज कर रहा हूँ, 2 घर परचेज कर रहा हूँ जी मैं। तो मैंने 2 घर परचेज किए जिसमें टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट हुई 16 करोड़ रुपीज़। कैपिटल गेन मेरा कितने का था, सिर्फ 10 करोड़ रुपए का, राइट। कहता है लेकिन क्योंकि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आप एक घर के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन ले सकते हो, मतलब आपको 8 करोड़ रुपए की एग्जम्पशन मिलेगी और बाकी 2 करोड़ रुपए आपका कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझे कि 2 करोड़ से ज़्यादा है तो सिर्फ एक घर के रिस्पेक्ट में आपको एग्जम्पशन मिलेगी, चाहे आप एक से ज़्यादा घर परचेज कर रहे हैं, फिर भी एग्जम्पशन कितने पे, सिर्फ एक घर पे। लेकिन अगर 2 करोड़ से कम है, जैसे यहाँ पर 1 करोड़ रुपए थी, तो जी एक घर लिया 80 लाख का, एक घर लिया 70 लाख का, टोटल इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी। कहता है जी 1 करोड़ रुपए की आपका कैपिटल गेन था, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट आपने 1.5 करोड़ रुपीज़ करे, तो आपने 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ दोनों की इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी, 2 घर की इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 घर की इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी। तो जी कहता है आपने इन्वेस्ट किए 1.5 करोड़ रुपीज़, तो ये पूरा 1 करोड़ रुपए की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर इस केस में मैं सिर्फ एक ही घर में इन्वेस्ट करता तो कहता है जी तब उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया 80 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। तो जितना कैपिटल गेन है अगर वो सारा हमने आगे इन्वेस्ट कर दिया एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, तो सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड। अगर हमने सारा इन्वेस्ट नहीं किया तो जितना इन्वेस्ट किया बस उतना एग्जम्प्टेड, बाकी टैक्सेबल। बड़ी सिंपल सी बात है। अब जी कहता है कि मैंने घर बेचा इस डेट को, जो अपनी ओल्ड एसेट है, ओल्ड रेजिडेंशियल हाउस मैंने बेचा इस डेट को, ठीक है, और 2 करोड़ रुपीज़ का लेट से मैंने सेल किया था, कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए, तो मुझे कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़ रुपए का। अब जी टाइम पीरियड दिया गया है कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जी आप 3 साल तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 3 ईयर्स तक कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो ये जो कैपिटल गेन है इसका क्या करें तब तक, क्या एसएससी अपने पास रखिएगा? कहता नहीं जी एसएससी अपने पास नहीं रखेगा। जिस प्रीवियस ईयर में एसएससी ने अपना ओल्ड हाउस ट्रांसफ़र किया, उस प्रीवियस ईयर की जो रिटर्न फाइल की जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कहता है उस डेट तक अगर ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं इन्वेस्ट किया तो उस डेट से पहले, रिटर्न फाइल करने से पहले आप इस पैसे को, जितना भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया, उस पैसे को आप, गवर्नमेंट एक स्कीम बता रही है, उस स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जी गवर्नमेंट एक स्कीम बता रही है, कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, उस स्कीम में डिपॉजिट करवा दीजिए विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जी यहाँ पर आपने, अभी आपको टाइम लगने वाला है तो आपने पैसा डिपॉजिट करवा दिया विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब जब यहाँ पर आपका मान के चलिए आफ्टर 2.5 ईयर आपका घर कंप्लीट हो गया, जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, आपका घर कंप्लीट हो गया, ठीक, तो आप ये पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं, स्कीम से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, मान के चलिए घर कंस्ट्रक्ट होने में आपके 80 लाख रुपीज़ लगे टोटल मिलाकर, तो 80 लाख की तो आपका एग्जम्पशन है, लेकिन आपके 20 लाख रुपीज़ तो टैक्सेबल है।
तो जी जिस डेट को आप ये पैसा निकालेंगे, मतलब 3 साल पूरे होने के बाद तो आपको निकालना ही है, तो कहता है जी उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपके 3 साल पूरे हो रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में ये 20 लाख रुपए आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी, कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। ऑल्दो देखो हमने पढ़ा क्या है अभी तक कि कैपिटल गेन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट कब रिसीव होएगी, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसी ईयर में कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट कह दिया कि भैया कोई बात नहीं, गवर्नमेंट खुद कह दे कि आप जब तक आपको टाइम दिया गया है नया घर एक्वायर करने के लिए, तब तक के लिए उठा के आप बैंक के पास डिपॉजिट करवा दीजिए उस स्कीम में जिस स्कीम में हम बता रहे हैं। ठीक है, जब वो 3 साल आपके एक्सपायर हो जाएंगे तो उस 3 साल की एक्सपायरी पे हम मान के चलेंगे कि आपने उस पर्पज़ के लिए वो पैसा यूज़ नहीं किया, तो जी जितना भी यूज़ नहीं किया वो सारी उस प्रीवियस ईयर में, जब वो एक्सपायर होंगे इस प्रीवियस ईयर में, आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी एंड यू हैव टू पे द टैक्सेस। तो वही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई है। कहता है इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस सो परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट शैल बी चार्ज अंडर सेक्शन 45 एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कितना था, कहता है जी 1 करोड़ रुपए। घर कितने का परचेज किया, न्यू एसेट कितने की परचेज की, कहता है जी 80 लाख की। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, कहता है जी 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए क्या है, कहता है जी आपकी कैपिटल गेन सेम प्रीवियस ईयर में। ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू एसेट। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अब मान के चलिए कि ये जो मैंने 80 लाख का घर परचेज किया, बनवाया, जो भी किया, तो इसके नाम की मैंने एग्जम्पशन क्लेम कर ली। भाई जो कैपिटल गेन पे मुझे टैक्स पे करना था 80 लाख पे, वो मैंने टैक्स पे नहीं किया, इसके नाम की मैंने एग्जम्पशन क्लेम कर ली न्यू हाउस के नाम की। कहता है बेटा ये सारे की सारी की आपको एग्जम्पशन मिल गई है, 80 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल गई, 80 लाख का ही आपका नया घर था। कहता है तो इस नए घर की कीमत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील कंसीडर की जाएगी अगर आपने ये नया घर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया। तो अगर ये नया घर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो इस नए घर की कीमत नील कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब अगर मान के चलो ये घर आपने 1 करोड़ में बेचा, 3 साल के अंदर अंदर 80 लाख का परचेज किया था, मान के चलो इस नए घर को भी आपने 2 साल में बेच दिया। भाई 3 साल का टाइम दिया हुआ है ना, तो 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया इस घर को भी आपने 1 करोड़ का, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो गई, राइट। कंसीडरेशन 1 करोड़ रुपीज हो गई, तो पूरा 1 करोड़ रुपये आपका कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर 3 साल के बाद बेचते हैं इस नए घर को, फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही कंसीडर की जाएगी, राइट, और इंडेक्सेशन वगैरह सारे प्रोविजंस लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा देने की कोशिश करी, कैपिटल गेन एग्जम्पशन लेने के लिए पहले एक घर परचेज कर लिया और फिर कैपिटल गेन एग्जम्पशन लेके साथ साथ बेचने की कोशिश करी, तो इनकम टैक्स वाले आपको यहाँ फंसा लेंगे। हाँ, 3 साल के बाद अगर आप बेच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वही बात कही गई है। कहता फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एसेट any capital gain arising from its transfer within the period of 3 years of its purchase or construction, as the case may be, the cost of acquisition shall be nil within the period of 3 years। 3 साल के बाद बेच रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलो कैपिटल गेन इज इक्वल टू और लेस देन द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कैपिटल गेन 1 करोड़ था, नया घर आपने 1.2 करोड़ का परचेज किया, तो जितना कैपिटल गेन था उससे ज़्यादा तो आपका नया घर परचेज करने में लग गया, राइट। तो कहता है फिर सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड है, नो कैपिटल गेन शैल बी चार्ज टू टैक्स। हाँ, ये जो नया घर आपने 1.2 करोड़ का परचेज किया था, अगर इसे 3 साल में बेचने की कोशिश करोगे तो इस नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ 20 लाख मानी जाएगी, क्योंकि 1 करोड़ का तो आपने एग्जम्पशन क्लेम कर लिया था। 3 साल के अंदर बेचने की कोशिश करोगे तो 3 साल के बाद बेच रहे हो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर जो नॉर्मल प्रोविजन है वही एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर की जाएगी, इंडेक्सेशन किया जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा। ठीक है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो 2 रेजिडेंशियल हाउस वाला ऑप्शन है कि जो नया आप घर परचेज कर रहे हैं, अगर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम आपका कैपिटल गेन है तो 2 घर भी आप परचेज कर सकते हैं, राइट।
और दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंसिडर की जाएगी। कहता है दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। ये जो 2 वाला प्रोविजन है विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2020, दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी। एसएससी की मर्जी है वो ये ऑप्शन क्लेम करे या ना करे, ठीक है। बट ये याद रखना एसएससी इस ऑप्शन को लाइफ टाइम में एक ही बार क्लेम कर सकता है। तो एसएससी इस ऑप्शन को लाइफ टाइम में एक ही बार क्लेम कर सकता है। जो पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे, अगर वो पैसे आपने एज पर दिस प्रोविजन यूटिलाइज नहीं करे, मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर आपने परचेज नहीं किया या 3 साल के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्ट नहीं किया नया घर, तो 3 साल के बाद तो ये माना जाएगा ना कि आपने उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया पर्पज़ के लिए जो इस सेक्शन में बताया गया। तो जी आप अपने पैसे वापस निकाल लीजिए जो भी उसके अंदर पड़े हैं, और वो सारे पैसे उस प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम मानी जाएगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सारी बात यहां पर बताई हुई है। कहता है if the amount deposited in the capital gain deposit account scheme is not utilized wholly or partly for the purchase or construction of the new asset within specified period, then the amount not utilized shall be charged under section 45 as the income of the previous year in which the period of 3 years from the date of the transfer of the original asset expires, and the assessee shall be entitled to withdraw such amount। अपना पैसा वापस ले लीजिए और टैक्स पे कीजिए, बात खत्म हो गई। इनकम कंसिडर की जाएगी तो टैक्स पे कीजिए, राइट। तो क्या इसका मतलब ये है कि भैया हम ऐसा कर सकते हैं कि मान के चलिए मेरा एक पुराना घर था जिसको मैंने बेच दिया, बेच के 1 करोड़ रुपये का मुझे कैपिटल गेन हुआ, तो जी मैंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी उस प्रीवियस ईयर की, उससे पहले ही एक लेट से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी, और कंस्ट्रक्शन में 70 लाख रुपए लगा चुका था ऑलरेडी। तो जी बाकी के 30 लाख रुपए तो मुझे जमा करवाने पड़ेंगे स्कीम के अंदर। कहता है जी बिल्कुल जमा करवाने पड़ेंगे, जैसे जैसे यूटिलाइज होते जा रहे वैसे वैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और अगर 2 रेजिडेंशियल हाउस की बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि ये मान के चलिए जो कैपिटल गेन था वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए का था, तो 70 लाख का तो मैं ऑलरेडी रिटर्न फाइल करने से पहले एक रेजिडेंशियल हाउस ले चुका हूँ, बाकी के 30 लाख रुपए मैंने स्कीम में जमा करवा दिए। फिर जी 2 साल के अंदर अंदर मैं दूसरा रेजिडेंशियल हाउस लिया 50 लाख का, तो जी जो 30 लाख रुपए मैंने स्कीम में जमा करवाए थे क्या अब वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे? डेफिनेटली एग्जम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऑप्शन पे अगर 1 करोड़ 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है कैपिटल गेन, तो 2 हाउसेज के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए जी, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल पर्पस दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ कि हाँ अर्बन है या रूरल है, लेकिन सेक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ क्लियर कट बताया हुआ है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की बात की जा रही है। ऊपर जो बात की गई थी 1037 के अंदर वो था कंपल्सरी एक्विजिशन, दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की बात की जा रही थी लेकिन कंपल्सरी एक्विजिशन की बात की जा रही थी। नीचे जो बात की जा रही है वो ट्रांसफर की बात की जा रही है, जहां एसएससी अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहा है लैंड को। तो जी हु कैन क्लेम एग्जम्पशन, अगेन वही इंडिविजुअल और एचयूएफ लैंड के केस के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल लैंड की बात करेंगे या रेजिडेंशियल हाउस की बात करेंगे तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही एग्जम्पशन मिलने वाली है। कहता है कौन सी एसेट पर एग्जम्पशन मिलने वाली है? ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, दैट लैंड मे बी आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दैट लैंड मे बी आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है ट्रांसफर, जो एसएससी अपनी मर्जी से कर रहा है। कंपल्सरी एक्विजिशन हम ऊपर कवर कर चुके हैं 1037 में। Such land has been used for agricultural purposes for immediately 2 preceding years by such individual or his parents or HUF, same condition ऊपर वाली। He should purchase another agricultural land within 2 years from the date of the transfer। क्या ऐसी कोई कंडीशन ऊपर पड़ी थी? कहता है जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी।
कि गवर्नमेंट एक्वायर करेगी आपकी लैंड कंपल्सरीली और उसके बाद आपको दूसरी लैंड जरूर परचेज करनी है तभी एग्जम्पशन मिलेगी। कहता है यहाँ पर ये कंसिडरेशन, ये फैक्टर नहीं था। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब 2 साल के अंदर अंदर हम दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लेंगे। कहता है वो जो दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की जाएगी वो चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इफ़ सच इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अब जी ये तो हर जगह आएगा ना। कहता है कि ट्रांसफ़र तो मैंने आज करी, पैसे मुझे आज मिल गए, जब मैं रिटर्न फाइल करूँ तो उसके अंदर मुझे शो करना पड़ेगा कि पैसे मेरे पास है या मैंने गवर्नमेंट स्कीम में डिपॉजिट करवा दिए हैं, इस वाली स्कीम में डिपॉजिट करवा दिए हैं। राइट। अगर मेरे पास ये डिपॉजिट नहीं करवाया तो मेरी इनकम कंसीडर की जाएगी, फिर 2 साल की बात ही नहीं है। अगर मैंने डिपॉजिट करवा दिया तो सेक्शन ने 2 साल दे दिए कि हाँ जी 2 साल के अंदर अंदर आप परचेज कर सकते हैं दूसरी। ठीक है। तो ये सारी वही चीज़, वही कंडीशन है जो हम ऊपर पढ़े हैं। कहता है जी एग्जम्पशन कितने मिलने वाली है, वही कि अगर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड की कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन द कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन इज़ completely exempted। अगर न्यू एग्रीकल्चरल लैंड की कॉस्ट इज लेस देन द कैपिटल गेन तो जितना कैपिटल गेन यूटिलाइज हुआ है उतना एग्जेम्प्टेड, बाकी टैक्सेबल। और वही कंडीशन यहाँ पर भी दी हुई है सेक्शन में भी कि अगर 3 साल से पहले वो जो नई एग्रीकल्चरल लैंड है वो बेची तो उस एग्रीकल्चरल लैंड की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लैंड वुड बी रिड्यूस्ड। मतलब वही कि जो कॉस्ट है वो जो कैपिटल गेन हमने क्लेम किया था उतनी कम कंसीडर की जाएगी। अगर सारा कैपिटल गेन क्लेम किया था तो नील कंसीडर की जाएगी। राइट। तो ये सारे प्रोविजंस तो वही है जो हम ऊपर सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। आ जाइए कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब अगेन कंपल्सरी एक्विजिशन की बात की जा रही है, बट यहाँ पर बात की जा रही है लैंड एंड बिल्डिंग की, ना कि एग्रीकल्चरल लैंड की। ये क्या कह रहे हैं, सेक्शन 54D क्या कह रहे हैं, मान के चलिए मेरी फैक्ट्री है, एक अंडरटेकिंग। राइट। और फैक्ट्री में बाकायदा चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसके अंदर मैं, और गवर्नमेंट उस एरिया को एक्वायर कर रही है तो डेफिनेटली मेरी फैक्ट्री भी तो उस एक्विजिशन में कवर हो रही है। तो गवर्नमेंट मुझे वो जो मेरी बिल्डिंग है, लैंड है, जो फैक्ट्री है मेरी, उसके बदले कंपनसेशन दे रही है। तो वो बात चल रही है। राइट। तो कहता है हु कैन क्लेम, इस केस में तो NSSC, क्योंकि फैक्ट्री तो इंडिविजुअल भी रन कर सकता है, HUF भी रन कर सकती है, पार्टनरशिप भी रन कर सकती है, कंपनी भी रन कर सकती है, फैक्ट्री तो कोई भी रन कर सकता है। कहता है NSSC। फिर जी एसेट कहता है मस्ट बी कंपल्सरी एक्वायर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और एनी राइट्स इन द लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जहां मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। राइट। तो कौन से लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा है, रेजिडेंशियल? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये वो लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा है जहां पर एक्चुअल में फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कंडीशन क्या है, कहता है जी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप वहां पर काम कर रहे थे, वो एक्चुअल में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, आपके लिए फैक्ट्री चल रही थी। तो अगेन के 2 साल, पिछले 2 साल से लगातार वहां पर काम चल रहा था, बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज की जा रही थी जगह। द SSC मस्ट परचेज अनदर लैंड बिल्डिंग। अब मैं यहाँ से फैक्ट्री उठाऊंगा तो डेफिनेट सी बात है ना, घर थोड़ी ना बैठ जाऊंगा। गवर्नमेंट ने अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, वहाँ की लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर ली, हमें कंपनसेशन दे दिया, तो हम कहीं और जाके फैक्ट्री तो लगाएंगे ना। राइट। अगर हम कहीं और फैक्ट्री नहीं लगा रहे, पैसा लेके घर बैठ गए तो हमारा प्रॉफिट हो गया, वो इनकम हो गई, उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए। अगर हम कहीं और फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फिर आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है, और वो टाइम कितना दिया है, विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है। If such investment is not made before the date of filing the return of income, ये जो पॉइंट है वो सब में पाएंगे। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन ये सब में सेम पाएगी कि भैया जो पैसे मिले थे, जो कैपिटल गेन हुआ था मुझे, अगर नई जो भी मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ, लैंड परचेज कर रहा हूँ नई, अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है कैपिटल गेन से तो कंप्लीट कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड। अगर उसकी कॉस्ट कम है कैपिटल गेन से तो जितनी उसकी कॉस्ट है उतना एग्जम्प्टेड, बाकी कैपिटल गेन टैक्सेबल। ठीक है। तो वो जो पैसा है अगेन वो स्कीम में जाएगा गवर्नमेंट की, अगर डेट ऑफ रिटर्न से पहले मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो वो सारी चीज़ बिल्कुल सेम रहेगी। और ये भी सेम रहेगा कि जो नई बिल्डिंग एक्वायर की है, अगर वो 3 साल से पहले बेच खाई तो उस केस के अंदर फिर वो जो नई बिल्डिंग थी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतनी ही कम कंसीडर की जाएगी।
आ जाइए जी, सेक्शन 54EC। ये सेक्शन क्या कह रहा है? कहता है जी आप इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स के अंदर। कौन से बॉन्ड्स के अंदर? कहता है जी इन बॉन्ड्स के अंदर। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी अलाउड है? कहता है जी 50 लाख रुपए। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन एग्जम्पशन मैक्सिमम कितनी मिलने वाली है? कहता है मैक्सिमम 50 लाख रुपए की। ऐसा नहीं आप 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन बॉन्ड्स के अंदर तो आपको 10 के 10 करोड़ की एग्जम्पशन मिल जाएगी। मैक्सिमम 50 लाख रुपए की। मान के चलो आपने पहले साल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, अगले साल 20 लाख की कर दी, फिर अगले साल 25 लाख की कर दी। आप इस तरह भी 50 लाख कर सकते हैं, एक साथ भी 50 लाख कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट। कौन सी एसेट? कहता है शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात की जा रही है। अब दैट मे और मे नॉट बी द बिल्डिंग। अभी तक ऊपर जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो या तो लैंड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं या बिल्डिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कहता है यहाँ पर मे और मे नॉट बी द बिल्डिंग, इवन सच कैपिटल एसेट मे बी डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट। मान के चलिए आपकी मशीन है, आपकी फैक्ट्री की मशीन है, तो क्या है? डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट। तो इवन उसको बेचकर अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो जो कैपिटल गेन है उसकी एग्जम्पशन ले सकते हैं। मान के चलो एक बहुत बड़ा प्लांट था जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बैठ रही थी लेट से 1 करोड़ रुपए, और उसको बेचा मैंने 5 करोड़ रुपए में, तो डेप्रिशिएबल एसेट है प्लांट। तो जो 4 करोड़ रुपए का मुझे कैपिटल गेन हुआ ये सारा मैंने उठा के यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो 4 करोड़ की एग्जम्पशन तो नहीं मिलने वाली, कितने की मिलने वाली है? मैक्सिमम 50 लाख की। तो 50 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी, बाकी 3.5 करोड़ रुपए जो है वो मेरा कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा। कब? कहता है जी जो ये एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर करने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट कर देना है। ये कौन से बॉन्ड्स है? ध्यान से देखिएगा, ये कौन से बॉन्ड्स है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है बॉन्ड्स विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स, नहीं जी, कोई कैपिटल गेन की एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक, तो जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो इनमें से किसी के भी बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? दोबारा से, ठीक है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, बट मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 50 लाख रुपए की। ठीक है जी। द एसएससी शुड नाइदर ट्रांसफर नोर कन्वर्ट या अवेल। ना तो 5 साल के ड्यूरेशन में किसी और को एसएससी ये बॉन्ड ट्रांसफ़र कर सकता, ना ही इन बॉन्ड्स के अगेंस्ट 5 साल के ड्यूरेशन में एसएससी कोई लोन ले सकता, बॉन्ड को गिरवी रखवा के या बैंक के पास जमानत के तौर पे रखवा के, एज ए सिक्योरिटी रखवा के इनके अगेंस्ट कोई लोन भी नहीं ले सकता एसएससी। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है कि एसएससी पैसा मार्केट में लगाए, और वो भी कहाँ पर? स्पेसिफिकली इस एरिया में, जैसे जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली सारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात ही कर रहे हैं ना ये। तो अगर यहाँ पर पैसा लगा के दूसरी तरफ से बैंक से वो बॉन्ड गिरवी रखवा के पैसा ले लेता है, फिर इकोनॉमी को क्या फ़ायदा है? राइट। तो कहता है अगर एसएससी ने बेचने की कोशिश करी या इसके ऊपर कोई भी लोन लेने की कोशिश करी, तो जी जिस भी ईयर के अंदर एसएससी ट्रांसफ़र करेगा या लोन लेगा गिरवी रखवा के, उस ईयर में वो सारा अमाउंट कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा और एसएससी को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। कौन से सेक्शन में किसको एग्जम्पशन मिलने वाली है, कितनी एग्जम्पशन मिलने वाली है, क्या कंडीशंस है, कौन सी एसेट पर एग्जम्पशन मिलने वाली है, एसेट का ट्रांसफ़र पर मिलने वाली है या कंपल्सरी एक्विजिशन पर मिलने वाली है, वह एसेट शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, या फिर कौन सी होनी चाहिए। राइट, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर मैं आपकी बुक से दिखाऊं तो हम लोग ये कवर कर चुके हैं सेक्शन 54, जितना आपकी बुक में दिया उससे ज़्यादा ही कवर कर चुके हैं। राइट, हम लोग अच्छा यहाँ पर एक वो दिया हुआ है
इलिस्ट्रेशन करके देखिएगा, आई थिंक बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा है Mr. Khan purchased a residential house in the year 2005-6 for 2 crore rupees. The house property is sold for 10 crore rupees in the previous year 1920 and the capital gain is invested in 2 residential houses worth 4 crore rupees each. तो जो कैपिटल गेन हुआ सारा इन्वेस्ट कर दिया, सारा का मतलब 8 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिया 2 घरों में, 4-4 करोड़ के। Can he claim the benefit of section 54 in respect of both houses? The answer is no. क्यों no? कहता है जी देखिए यहाँ पर 2 करोड़ का उसने परचेज किया था, तो सबसे पहले तो इंडेक्स्ड वैल्यू निकाल ले इसकी। तो इंडेक्स्ड वैल्यू कितनी आ रही है, कहता है 4.94 करोड़ रुपीज़। तो जी सेल कंसिडरेशन इतनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतनी है, तो जी कैपिटल गेन इतना है, और ये जो कैपिटल गेन है दैट इज एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़। और अगर कैपिटल गेन एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़ होता है तो उस केस में एसएससी सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन ले सकता है। तो जी दोनों ही 4-4 करोड़ की है, तो किसी भी रेजिडेंशियल हाउस के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन ले ले, 4 करोड़ का ही एग्जम्पशन मिलने वाला है और बाकी टैक्सेबल। ठीक है, फिर जी सेक्शन 54B ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ये हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन 54D हम कवर कर चुके हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। सेक्शन 54EC हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं, MCQs दिए हुए हैं। कहता है कैपिटल गेन ऑफ 75 lakhs arising from the transfer of long term capital asset will be exempted from tax if such capital gain is invested in the bonds redeemable after 3 years। पहली बात तो redeemable after 5 years है, 3 years नहीं है, राइट। और दूसरी बात मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट, मतलब कितनी एग्जम्पशन मिलने वाली है, 50 लाख की। चाहे आप जितना भी इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी है, 50 लाख तक की। तो जी मैक्सिमम 50 लाख तक की एग्जम्पशन मिल सकती है, बाकी का सारा टैक्सेबल होगा ही होगा, आप इन्वेस्ट कीजिए या मत कीजिए। फिर जी इन ऑर्डर टू एंजॉय एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC the resultant long term capital gain should be invested in specific bond within the period of 6 months from the date of transfer. Long term capital gain on the sale of long term capital asset in October 2019 is rupees 105 lakh, 105 लाख मतलब 1 करोड़ 5 लाख। The SSC invested rupees 50 lakh in these bonds in March 2020। तो जी अक्टूबर में कैपिटल गेन हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स उसने इन्वेस्ट कर दिए। एंड 55 लाख रुपीज़ इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले बॉन्ड्स में। और ये जो थे, तो चाहे वो एक में इन्वेस्ट करे, 2 में अलग अलग इन्वेस्ट करे, 4 में इन्वेस्ट करे, टोटल मिला के मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने मिलने वाली है, 50 लाख की। तो भैया 50 लाख की ही एग्जम्पशन मिलेगी, चाहे उसने सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया हो। हाँ जी, मिस्टर मदन सोल्ड अ वैकेंट लैंड फॉर रुपीज 120 lakh on 10/10/2019। द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट्स टू रुपीज 18 lakh। ठीक है जी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 18 लाख आ गई है, बेची है उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। तो कहता है जी ही डिपॉजिटेड रुपीज़ इतना इन दिस बॉन्ड्स, ठीक है जी, अनदर 50 लाख इन मार्च दिस। कहता क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी है, कहता है 50 लाख की, बाकी सब टैक्सेबल। तो जी कंसीडरेशन है 120 लाख, कॉस्ट है 18 लाख, तो कैपिटल गेन है 102 लाख। 102 लाख में चाहे सारा इन्वेस्ट कर दे तभी 50 लाख की एग्जम्पशन ली जा सकती है, बाकी 52 लाख तो टैक्सेबल होगा ही होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के सेक्शंस। सेक्शन 54E से नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर आप डाउनलोड कर लीजिए इसके नोट्स वगैरह जो है, उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप वाला। टेक केयर।